इसीलिए दिस एक्सप्लेन्स द ट्रेमेंडस डाइवर्सिटी इन इंडिया, द फैक्ट दैट दिस इज अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स। 93-94% लोग हिंदुस्तान के आज रह रहे हैं, हमारे पूर्वज बाहर के रहने वाले थे, यहाँ के नहीं रहने वाले थे। Who were the original inhabitants of India? तो पहले थ्योरी होती थी कि Dravidians were the original inhabitants of India. Aryans came from outside. बाद में ये थ्योरी भी it was found to be incorrect, और ये जो प्रेजेंट थ्योरी है कि even Dravidians came from outside. आर्यन भी बाहर से आए थे, Dravidians भी बाहर से आए थे। Dravidians रहते थे ये जो हड़प्पा मोहनजोदारो civilization, which was a very great civilization, that was built by Dravidians. और अभी भी वेस्टर्न पाकिस्तान में यानी सिंध बलूचिस्तान में एक भाषा बोली जाती है जिसका नाम है ब्राहुई, BRAHUI। 30 लाख लोग बोलते हैं ब्राहुई in western Pakistan even now, and that language is a South Indian language. It is similar to Tamil. तो सवाल उठता है यहाँ कहाँ से तमिल आ गई भाई? तमिल तो साउथ इंडिया की लैंग्वेज। तो इट मीन्स दैट देयर वर सर्टेन रेमिनेंट्स ऑफ द ड्रविडियंस हु वर लेफ्ट बिहाइंड, क्योंकि जो आता था वो प्रीवियस ऑक्यूपेंट को धक्का देके दक्षिण की ओर भगाता था। तो दिस इज अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स एंड दिस एक्सप्लेन्स द ट्रेमेंडस डाइवर्सिटी इन इंडिया। So many religions, so many castes, so many languages, so many ethnic groups. Somebody is tall, somebody is short, somebody is fair, somebody is dark. There are differences in food habits, dress and so on. इसमें हक मत लगाओ, सेट कर दिया। आप कंपेयर करिए इंडिया को विद चाइना। देखिए हमारी आबादी है 125 करोड़। China has a population a little more. It has, I think, 135 crores. And the land area of China is maybe 2.5 times or 3 times that of India. मगर China में broad homogeneity है. All Chinese have a Mongoloid face. They have one common written script जिसको कहते हैं Mandarin. It is also an official spoken language, Mandarin. But there are other spoken languages also like Cantonese and so on. And 96% Chinese belong to one ethnic group जिसको कहते हैं Han, HAN। तो चाइना हाना की हमसे बड़ा है मगर ब्रॉड होमोजेनिटी है, नॉट एब्सोल्यूट होमोजेनिटी बट ब्रॉड होमोजेनिटी। हमारे यहाँ ट्रेमेंडस डाइवर्सिटी है एंड द रीजन फॉर दैट इज दैट दिस इज अ कंट्री ब्रॉडली ऑफ इमिग्रेंट्स। दैट इज वाई यू हैव क्योंकि जो भी इमिग्रेंट आता था अपना मजहब, अपना भाषा, अपना कल्चर लेके आता था। That explains the tremendous diversity in India. तो कौन सा तार उसको चाहिए पॉइंट के लिए? इसके लिए चार्जिंग अब सवाल उठता है कि उसको बता दीजिएगा। नहीं ये वाला ये इतनी डाइवर्सिटी हिंदुस्तान में, तो क्या एक मुल्क ये है भी? Is it one country or it is several countries? तो आंसर इज कि जो आए थे बाहर से लोग, हमारे पूर्वज जो आए थे, उनके इंटरैक्शन से, इंटरमिंगलिंग से एक कॉमन कल्चर इमर्ज करी हिंदुस्तान में जिसको broadly it can be called the Sanskrit Urdu culture. That is the culture of India and that is what unites India. I have explained this more in detail in my blogs. You can see it, justicekadru.blogspot.in. I won't go into much detail, but broadly this culture is based on two great all India cultural languages, that is Sanskrit and Urdu, and both are unfortunately neglected languages. संस्कृत के बारे में गलत फहमी है कि ये पूजा पाठ की भाषा है, मंत्र जपने की भाषा है मंदिरों में वगैरह। That is only 5% of Sanskrit literature. Puja Path, mantra. 95% of Sanskrit literature has nothing to do with religion. In fact, Sanskrit was the language of a questioning mind, of free thinkers. आप मेरा blog पढ़िएगा, Sanskrit as a language of science, on my blog justicekadru.blogspot.in. उसमें मैंने सब डिटेल में समझाया है
कि संस्कृत के बारे में गलत फहमी है। देखिए, संस्कृत एक भाषा नहीं है, देयर आर मेनी संस्कृत जो आपके यहाँ पढ़ाई जाती है। आई डोंट नो JNU में संस्कृत डिपार्टमेंट है कि नहीं है? अच्छा है। तो देखिए, आप लोगों को जो संस्कृत पढ़ाई जाती है वो है पाणिनि की संस्कृत। देखिए, कई संस्कृत हैं, संस्कृत एक भाषा नहीं है। सबसे पुरानी संस्कृत ऋग्वेद की, मगर आप उसको नहीं समझ पाएंगे, वो पाणिनि की संस्कृत में नहीं लिखी गई। देखिए, वजह क्या है कि ऋग्वेद मानिए आज से 4000 साल पहले लिखा गया, पहले तो लिखा ही गया होगा, बाद में तो ज़बानी ओरल ट्रेडिशन से कंटिन्यू हुआ। तो भाषा बदलती है विद पैसेज ऑफ टाइम। तो आज से 4000 पहले या रफली 2000 BC में ऋग्वेद लिखा गया होगा, और संस्कृत बदलती के 1500 साल तक बदली। अराउंड 5th सेंचुरी एक आदमी हुए पाणिनि। पाणिनि वॉज परहैप्स द ग्रेटेस्ट ग्रामेरियन द वर्ल्ड हैज एवर सीन। उन्होंने किताब लिखी अष्टाध्यायी। अष्ट मतलब 8, अध्याय मतलब चैप्टर्स, बुक ऑफ 8 चैप्टर। उसमें उसने संस्कृत को बड़ी सिस्टमेटाइज किया, उसको साइंटिफिकली अरेंज किया, and thereafter no further changes in Sanskrit were permitted. यानी 2000 BC से 5th century BC, roughly 1500 years संस्कृत बदलती गई। देखिए, लैंग्वेज चेंजेस विद पैसेज ऑफ टाइम। जैसे इंग्लिश, आप शेक्सपियर के प्लेस पढ़ने की कोशिश करिए, आप नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि इट इज रिटन इन इंग्लिश ऑफ द 16th सेंचुरी। 450 साल में अंग्रेजी भाषा बदल गई है, तो शेक्सपियर का प्ले आप विदाउट अ गुड कमेंट्री आप नहीं समझ पाएंगे। इसी तरह संस्कृत बदलती गई। जब पाणिनि हुआ तब उसने संस्कृत को के रूल्स बनाए। क्या पाणिनि ने क्या काम किया कि बड़े सिस्टमेटाइज किया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ आपको समझाने के लिए। देखिए, जैसे ये इंग्लिश लैंग्वेज है ABCD अप टू Z, इसमें देयर इज नो सिस्टम। B के बाद C क्यों आता है, C के बाद D क्यों आता है, D के बाद E क्यों आता है, E के बाद F क्यों आता है, P के बाद Q क्यों आता है? देयर इज नो रीजन। बिल्कुल हैphazardly सब जम्बल्ड अप है। पाणिनि ने क्या किया कि देखिए, अल्फाबेट बड़ी सिंपल सी चीज़ है, मगर उसको भी देखिए अपने पहले 14 सूत्रों में अष्टाध्यायी के उसने ऑर्गेनाइज किया अल्फाबेट्स को। जैसे फॉर एग्जांपल क वर्ग है, क ख ग घ ङ, ये 5 लेटर्स हैं। तो ये सब साउंड्स निकलते हैं गले से, दे कम फ्रॉम द थ्रोट। क वर्ग के जो भी अक्षर हैं, क ख ग घ ङ, गले से निकलते हैं। फिर च छ ज झ य, ये च वर्ग है, हर वर्ग में 5 लेटर्स होंगे, तो ये सब निकलते हैं फ्रॉम द मिडल ऑफ द टंग। फिर ट ठ ड ढ ण, ये फ्रॉम द रूफ ऑफ द माउथ। त थ द ध न, ये दिस इज फ्रॉम द टिप ऑफ द टंग। एंड प फ ब भ म, these are sounds coming from the lips. अब देखिए कैसे पाणिनि ने अल्फाबेट्स को साइंटिफिकली अरेंज किया, जबकि इंग्लिश लैंग्वेज में कोई अरेंजमेंट नहीं है, बिल्कुल हैphazardly जम्बल्ड अप सब कुछ है। और देखिए अनदर थिंग, जैसे हर वर्ग जो है, का वर्ग लीजिए, हर वर्ग में जो दूसरा और चौथा जो अक्षर होगा, इट विल बी एन एस्पिरेंट। एस्पिरेंट का क्या मतलब? एस्पिरेंट का मतलब वो लेटर जिसमें ह मिला हुआ। फॉर एग्जाम्पल, क प्लस ह ख, तो ख इज एन एस्पिरेंट। ग प्लस ह घ, घ इज एन एस्पिरेंट। तो दूसरा और चौथा हर वर्ग में 5 अक्षर का वर्ग होता है, दूसरा और चौथा हमेशा एस्पिरेंट होगा। जैसे च छ ज झ य, तो च प्लस ह छ, छ इज एन एस्पिरेंट। ज प्लस है झ, झ इज एन एस्पिरेंट। कई भाषाओं में एस्पिरेंट नहीं होते, जैसे मेरी भाषा कश्मीरी है, उसमें एस्पिरेंट नहीं होते हैं। हम कश्मीरी लोग झाड़ू को जाड़ू कहते हैं और घर को गर कहते हैं, क्योंकि घर घ है ही नहीं। तमिल भाषा में एस्पिरेंट्स नहीं है। इंग्लिश में भी बहुत कम एस्पिरेंट्स हैं, एक्सेप्ट फॉर जैसे थिंक है, त प्लस ह थ, एक दो और है, अदरवाइज इंग्लिश भाषा में भी एस्पिरेंट्स नहीं। तो
ये पाणिनि ने काम किया जो उसने सिस्टमेटाइज किया, और ही मेड संस्कृत एज अ लैंग्वेज ऑफ इन विच साइंटिफिक आइडियाज कुड बी एक्सप्रेस्ड विद ग्रेट प्रिसिशन। क्योंकि देखिए साइंस में आवश्यकता होती है टू बी प्रिसाइज, यू हैव टू बी एग्जैक्ट। तो ऐसी भाषा का निर्माण करना जरूरी था जिसमें साइंटिफिक आइडियाज कुड बी एक्सप्रेस्ड विद ग्रेट प्रिसिशन, एंड दैट इज व्हाट पाणिनि डिड इन हिज अष्टाध्यायी। हमारे मुल्क में एंशिएंट इंडिया में जो वी हैड द वाइडेस्ट रेंज ऑफ फिलोसफी। आप लोग पता नहीं फिलोसफी के स्टूडेंट्स कितने हैं। आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। वाइडेस्ट रेंज है, जैसे षट दर्शन है, 6 सिस्टम्स ऑफ क्लासिकल फिलोसफी, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। इसमें जो पहले 2 हैं, न्याय एंड वैशेषिक, दे रिप्रेजेंट द साइंटिफिक आउटलुक। जैसे फॉर एग्जांपल न्याय फिलोसफी कहता है कि नथिंग इज एक्सेप्टेबल अनलेस इट इज इन अकॉर्डेंस विद रीजन एंड एक्सपीरियंस, और यही दिस इज प्रिसाइजली द साइंटिफिक अप्रोच। वैशेषिक was the physics of ancient times, जिसमें परमाणु थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी था। फिजिक्स इज पार्ट ऑफ साइंस, बट बिकॉज इट इज द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल साइंसेज, तो बाद में उसको सेपरेट करके अलग फिलोसफी बना दी जिसका नाम वैशेषिक फिलोसफी। तो न्याय वैशेषिक फिलोसफी रिप्रेजेंटेड द साइंटिफिक आउटलुक, और वो फिलोसफी में एक साइंटिफिक आइडियोलॉजी आई, तो इस दैट गेव ग्रेट सपोर्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ साइंस इन एंशिएंट इंडिया। ग्रेट scientists like Aryabhat and Sushruta and Charak and so on did great contribution. देखिए प्रॉब्लम क्या है कि जो ग्रेट अचीवमेंट्स हैं आपके एंसेस्टर्स के, उनकी आपको जानकारी है नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू वन इलस्ट्रेशन। जो एंशिएंट रोमन्स थे, यू नो, दे बिल्ट अ वेरी ग्रेट एम्पायर, the empire of Caesar and Augustus. Magar ancient Romans felt very uncomfortable with numbers above 1000. Why? क्योंकि देखिए वो ancient Romans अपनी numbers लिखते थे in their alphabets. For example, 1 was represented by I, 5 was represented by V, 10 was represented by X, 50 by L, 100 by C, 500 by D, 1000 by M. M stands for millennium or 1000. Now, कोई भी letter नहीं था which represented a number above 1000. तो अगर ancient Roman को 2000 लिखना होता तो he had to write MM. उसको 3000 लिखना होता तो he had to write MMM. Supposing he had to write 1 million, he would have to write M 1000 times. I mean, he would have gone crazy. हम लोगों के यहाँ जो डेसिमल सिस्टम क्रिएट किया हमारे एंशिएंट इंडियंस ने, और पर्टिकुलरली द नंबर 0, इसके बगैर साइंटिफिक प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड वुड हैव बिकम वेरी डिफिकल्ट। और ये दिस इज द ग्रेटेस्ट रेवोल्यूशनरी discovery made by Indians in ancient times, without which scientific progress would have been almost impossible. देखिए ये डेसिमल सिस्टम को यूरोपियंस कहते थे Arabic numerals, but the Arabs called them Hindu numerals. तो आधे Arabic और हिंदू। तो इसका जवाब है कि ये देखिए ये जो लैंग्वेजेस हैं Arabic, पर्शियन, उर्दू, ये लिखी जाती हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। मगर आपका कोई दोस्त हो उर्दू लिखने वाला, उससे कहिए कोई नंबर लिख दे, 125, 635, कोई नंबर, वो लिखेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्यों एजाज साहब, मैं सही कह रहा हूँ? बताइए, आप लोग तो उर्दू जानते होंगे। कोई सही कह रहे हैं ना? देखिए तो क्या वजह है, आप भाषा तो लिखते हैं दाहिने से बाएं, मगर नंबर लिखते हैं बाएं से दाएं। इसके मतलब ये नंबर ऐसी भाषा से लिए गए जो बाएं से दाएं लिखी जाती थी। सो इट इज नाउ एस्टैब्लिश्ड दैट दे वर इंडियन न्यूमरल्स। और 0 का कॉन्सेप्ट जो सबसे रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट था, उसके वजह से वी कुड राइट एस्ट्रोनॉमिकल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल सहस्त्र 1000, 1 + 3 zeros,
2 जीरो ऐड करो 1 लाख हो जाएगा, 2 जीरो और 1 करोड़, 2 जीरो और 1 अरब, 2 जीरो और 1 खरब, 2 जीरो और 1 पद्म, 2 जीरो और 1 नील, 2 जीरो और 1 शंख, 2 जीरो और 1 महाशंख. यानी you could write astronomy and there are words representing astronomical numbers, whereas Romans felt very uncomfortable with numbers above 1000. ये one of the great discoveries by our forefathers. Another great discovery जो सुश्रुत ने प्लास्टिक सर्जरी इन्वेंट करी. देखिए प्लास्टिक में प्लास्टिक नहीं इस्तेमाल होता है. प्लास्टिक में आप ही के बॉडी का एक टुकड़ा काट के, जैसे आपके पैर की नस काट के आपके हार्ट में लगा दिया जाता है इन हार्ट बाईपास सर्जरी. क्योंकि कोई फॉरेन पार्ट लगाएंगे तो आपका इम्यून सिस्टम रिजेक्ट कर देगा. ये डिस्कवर किया था सुश्रुत ने 2000 साल पहले. अंग्रेजों ने तो 150-200 साल पहले ही डिस्कवर किया. ये सब आपके एंसेस्टर्स की ग्रेट डिस्कवरीज थी, मगर अनफॉर्चुनेटली इसका आइडिया है नहीं. और अब जैसे मैं गया था, अक्षरधाम मंदिर है जमुना पार, तो वहाँ बड़े जो उनके स्वामी जी हैं उन्होंने बड़ी मुझे इज्जत दी, रिस्पेक्ट दिया. और वहाँ पे एक टनल है, उसमें जैसे पानी बहता है, बोट पे आप जा सकते हैं, और उसमें सीन्स फ्रॉम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री दिखाई जाती है. कई सीन सही हैं, सुश्रुत टीचिंग प्लास्टिक सर्जरी, आर्यभट्ट टीचिंग मैथमेटिक्स एंड साइंस, पाणिनि टीचिंग ग्रामर. मगर एक सीन है कि जिसमें एरोप्लेन दिखाया जाता है कि इंडिया ने एरोप्लेन बनाया. तो मैं व्हेन आई केम बैक आई मेट द हेड स्वामी जी. हमने कहा देखिए व्हाई हैव यू मिक्स्ड अप ट्रूथ विद फॉल्सहुड. जो सच्ची बातें हैं, प्लास्टिक सर्जरी इंडियन ने इन्वेंट करी, डेसिमल सिस्टम में, ये दैट इज ट्रू. मगर कहना कि एटम बॉम्ब इन्वेंट किया, एरोप्लेन इन्वेंट किया, गाइडेड, इट इज नॉनसेंस. यानी everybody in the world, दुनिया में everybody knows first aeroplane was invented by the Wright brothers in America in 1903. बच्चा जानता. और आप अपनी ऐसी बेवकूफ़ी की बात करते हैं कि दुनिया के लोग हंसे कि हिंदुस्तानी लोग इतने मूर्ख होते हैं, बेवकूफ़ी की बात करते हैं. और वो कहते हैं सब पुष्पक विमान में रामायण में वर्णन आया है कि रामचंद्र जी सीता को ले गए थे लंका से अयोध्या पुष्पक विमान पे. इसका मतलब ये प्रूफ है कि एरोप्लेन होते थे एंशिएंट इंडिया में. देखिए सवाल है रामायण है क्या? व्हाट इज रामायण? इट इज एन एपिक पोएम, महाकाव्य. तो कवि को ही हैज व्हाट इज नोन एज पोएटिक लाइसेंस. आप जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं जानते होंगे, उसको अधिकार है बढ़ा चढ़ा के लिखने का. उसका लिटरली मत ले लीजिए. जैसे अगर कहा गया कि अर्जुन ने तीर मारा तो अंधकार छा गया आसमान में, तो डोंट टेक इट लिटरली. इट मीन्स अर्जुन वाज अ ग्रेट वेरी गुड आर्चर. तो इसी तरह से ये कहना कि पुष्पक विमान का वर्णन आया है रामायण में, इसके मतलब प्राचीन भारत में हवाई जहाज होते थे, निहायत बेवकूफ़ी की बात. अरे अच्छा बताइए फिर, अगर हवाई जहाज होते थे प्राचीन भारत में तो इंजन भी होते थे. देयर वर इंजन्स इन एंशिएंट इंडिया, क्योंकि हवाई जहाज तो इंजन पे उड़ता है. तो अगर एंशिएंट इंडिया में इंजन थे तो आपने लड़ाइयाँ रथ पे क्यों लड़ी, टैंक्स पे क्यों नहीं लड़े प्राचीन भारत में? बेवकूफ़ी की बात. यू मेक अ लाफिंग स्टॉक ऑफ योरसेल्फ कि दुनिया के लोग आप पे मजाक उड़ाएं कि इतने बड़े बेवकूफ़ हैं हिंदुस्तानी, कि बेवकूफ़ी की फुल स्टॉक करते हैं कि एटम बॉम्ब में. अब वो एक साहब बोले कि गणेश जी का सर लगा दिया हाथी का तो इसका मतलब हेड ट्रांसप्लांट होता था प्राचीन भारत में. कोई कहता है जेनेटिक इंजीनियरिंग होता था. नॉनसेंस. जो रियल अचीवमेंट्स आपके एंसेस्टर्स के हैं उनकी आपको जानकारी है नहीं, एंड जो अचीवमेंट नहीं है उसकी डींग मारते हैं आप, बेवकूफ़ी की बात करते हैं. मैं आपको संस्कृत के बारे में बता रहा. संस्कृत में द एम्फेसिस इज ऑन रीजन. तर्क पे एम्फेसिस है.
95% of Sanskrit literature is devoted to philosophy, science, literature, grammar and so on. उर्दू में एम्फेसिस है ऑन इमोशन, क्योंकि मैंने बताया ना हमारा कल्चर इज ब्रॉडली इट कैन बी कॉल्ड द संस्कृत उर्दू कल्चर, द कल्चर ऑफ इंडिया. उर्दू में एम्फेसिस ऑन इमोशन, और दोनों की जरूरत होती है तरक्की. फॉर प्रोग्रेस यू रिक्वायर बोथ रीजन एंड इमोशन. फॉर एग्जाम्पल यूरोप में जो प्रोग्रेस हुई, टू ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंकर्स वर वोल्टेयर एंड रूसो. वोल्टेयर एम्फेसाइज्ड रीजन, रूसो एम्फेसाइज्ड इमोशन, और दोनों की जरूरत पड़ी यूरोप को. तब जाके यूरोप वाज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम फ्यूडल सोसाइटी टू अ मॉडर्न सोसाइटी. उर्दू पोइट्री, देखिए मैंने आई हैव रेड द पोइट्री ऑफ many countries. I have read, of course, English was my subject in the university, American poetry, Russian, German, French, Spanish, Italian, so on. Plus India की मैंने बहुत languages की पढ़ी है. सूर तुलसी तो पढ़ा ही है, और बंगला में टैगोर पढ़ा, तमिल का पढ़ा कुछ और. जो उर्दू शायरी में जो दिल की जुबान दिल की आवाज निकलती है, और जिस ताकत से, जिस अंदाज बयान से निकलती है, मैंने किसी पोइट्री में दुनिया की नहीं पाया. एंड इन दैट सेंस उर्दू पोइट्री इज द ग्रेटेस्ट पोइट्री इन द वर्ल्ड, द वॉइस ऑफ द हार्ट. और ट्रेजेडी क्या है कि आप ही ने बनाई है ये जुबान, और आप ही ने उसको नकारने की कोशिश करी, क्योंकि प्रोपेगेंडा हुआ ये विदेशी जुबान है, मुसलमानों की जुबान है. बेवकूफ़ी की बात. Up to 1947, Urdu was the common language of Hindu, Muslim, Sikhs and so on. हमारे बाप दादा उर्दू में पढ़ते लिखते थे. तो my attempt is again to restore the glory of Urdu, which I have been trying to do. Why must we remain? मैंने कहा ना कि this is a country of immigrants, but because of the interaction of the people, the immigrants who came here, intermingling, interaction, a common culture emerged, which can broadly be called the Sanskrit Urdu culture. I'm saying broadly, don't take it very literally, because it is the spirit of Sanskrit and it is the spirit of Urdu. Because some people may say, what have Nagas got to do with Sanskrit? What have Tamils got to do with Urdu? I'm saying, look at this. I'm saying it is the spirit of Sanskrit, the spirit of free thinkers, and it is the spirit of Urdu. Urdu is a poetry. Urdu poetry is a poetry of protest against injustice, against affliction of the common man. That is common to everybody in India. So in that sense, that is a common culture of India. Why must India remain united? Many people say, India is not one country. Why must we remain united? Some Kashmiris are demanding independence. I said that independence must never be granted to Kashmiris for two reasons. Firstly, just consider, it's all very well to get swayed away by emotion. If you permit Kashmir to secede from India, then tomorrow Nagas will say, we will also want to secede from India. Then Mizos will say, they will also want to secede. Then Tamils will say, they will. Where will it end? This country will break up. And let me tell you one thing. I have been telling Kashmiris that you say that we are not part of India. You forget, have not read your own history. In 1583, the great Emperor Akbar, whom I regard the greatest emperor the world has seen, he conquered Kashmir and made it part of India. 1583 में, तब से हिंदुस्तान का हिस्सा है. कैसे कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं, कि हम आज़ादी चाहिए. मगर ये भी बात कहनी होगी कि जो लोग हिंदुस्तान में, हालांकि इंडिया मस्ट नॉट बी अलाउड टू डिसइंटीग्रेट. व्हाई मस्ट इंडिया रिमेन यूनाइटेड? बिकॉज see, modern industry requires a big market. You see, in feudal times there were small principalities because feudal production and consumption was local.
The people who consume, the people who produce, they consume 90-95% of what they produce. Production consumption is largely local. But that is not so in modern industrial society. There's a factory in Tamil Nadu. It is selling goods in Punjab, in UP, Bihar. If you break up India, where will there be a market for big industry? And let me tell you one thing. Unless you have large-scale industry all over India, you will remain poor, you will remain backward, you will be kicked around in the world. Because let me tell you, there is nothing worse in the world than poverty. Nobody respects the poor. Do you respect a beggar when you see him on the road? No. So don't think that you are given respect by Westerners. They are very sophisticated. They will not say anything on your face, but they don't respect you. Not because the color of your skin is brown or black, but because your country is poor. Nobody. There are powerful forces trying to divide our country. Some people say against Northeast people that you are Chinkies, you are Chinese. This is very bad. It is, you see, they are as much Indians as you. Just because they have a Mongoloid face, does it mean they are not Indians? You are also, you've got a Caucasian face, and you also came from, your ancestors came from Northwest. So you are also a foreigner if you go by that. You have to give respect to everybody. Let me tell you one thing. This country has so much diversity. It cannot survive for one day unless you give respect to everybody. एक दिन नहीं चल सकता है, मुल्क इतनी विभिन्नता है, भाषा की, मजहब की, नस्ल की, कैसे चलेगा जब तक? And nobody is prepared to be treated with disrespect nowadays. It was the great Emperor Akbar, whom I regard as the real father of the nation, not some other gentleman. Emperor Akbar is the father of the nation, who realized that this is a country of great diversity, and he gave equal respect to all religions. His policy of Sulh-e-Kul, which means universal toleration of all religions, was applied in the 16th century at a time when Europeans were massacring each other in the name of religion. Catholics massacring Protestants, Protestants massacring Catholics, and both massacring the Jews. कत्लेआम हो रहा था यूरोप में जिस टाइम बादशाह अकबर ने सुलह-ए-कुल की नीति चलाई. सबको बराबर इज्जत दी जाएगी. On his highest post, there were Hindus like Raja Todarmal, who was the finance minister of India, Birbal, Man Singh, who was army general, and so on. No discrimination on the basis of religion. And that is why the Mughal Empire lasted so long, because everybody was given equal respect. Now I come to one very important subject, that is about communalism. देखिए, I am a disciple of the great French philosopher Rousseau, who believed that men are basically good by nature, unlike Thomas Hobbes, who believed that men are basically evil by nature. I think Rousseau was right. And therefore, people of all communities, whether Hindus, Muslims, Christians, Sikhs, and so on, 99% people of all communities are good by nature. It is just that 1% mischievous people who sometimes give a bad name to others. Let me tell you a little bit of history. देखिए, जो इनिशियल मुस्लिम इन्वेडर्स आए थे इंडिया में, महमूद गजनी वगैरह, उन्होंने कई हिंदू मंदिर तोड़े, ये बात सही है. मगर जो उनके डिसेंडेंट्स थे, जैसे बाबर वॉज एन इन्वेडर, बट अकबर हिज डिसेंडेंट वॉज नॉट एन इन्वेडर, वो तो यहीं पैदा हुआ था. तो जो लोकल मुस्लिम रूलर्स थे, द डिसेंडेंट्स ऑफ द इन्वेडर्स, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम प्रमोटेड सेकुलरिज्म. व्हाई? इन देयर ओन इंटरेस्ट. क्योंकि देखिए, सपोजिंग आप मुस्लिम रूलर है किसी
जगह के, और आपकी 80-90% आबादी हिंदू है। अगर आप मंदिर तोड़ेंगे तो रोज बगावत बवाल होगा। कोई राजा ऐसा नहीं चाहता है, हर राजा चाहता है कि मौत से रहें, आराम से रहें। तो इन देयर ओन इंटरेस्ट ऑलमोस्ट एवरी मुस्लिम रूलर, द डिसेंडेंट्स ऑफ द इन्वेडर्स, दे प्रमोटेड सेक्युलरिज्म। इन्वेडर्स ने तो तोड़े मंदिर, ये सही बात है, मगर जो उनके डिसेंडेंट्स थे, जैसे नवाब ऑफ अवध, मैं यूपी का रहने वाला हूं, मैं जानता हूं कि नवाब अवध होली दिवाली ऑर्गेनाइज करते थे। उस जमाने में मुस्लिम होली दिवाली में पार्टिसिपेट करते थे, शिरकत करते थे। हिंदू ईद मुहर्रम में शिरकत करते थे, भाईचारा था। एंड द नवाब यूज्ड टू प्रमोट सेक्युलरिज्म, organizing Ram Leela and so on. Nawab Murshidabad, at that time the capital of Bengal was not Calcutta, it was Murshidabad. He was secular. टीपू सुल्तान, उसको डिमोनाइज किया गया कि बड़ा कम्युनल था। आप पढ़िए हिस्ट्री इन द सर्विस ऑफ इंपीरियलिज्म, यू गो ऑनलाइन, गूगल पे जाइए, नोट कर लीजिए जो मैं बातें कह रहा हूं, प्लीज नोट इट डाउन। हिस्ट्री इन क्या भाई, History in the Service of Imperialism. This was a speech, you will find it on Google, online. It was a speech delivered by Professor B.N. Pandey, former Professor of History of Allahabad University in the Raj Sabha in 1977. तो उसमें ये सब बातें लिखी गई। टीपू सुल्तान का प्राइम मिनिस्टर was a Hindu called Punaiya. His commander-in-chief of the army was a Hindu called Narayan Rao. टीपू सुल्तान 156 हिंदू मंदिरों को एनुअल ग्रांट भेजता था, एवरी ईयर। मगर देखिए बदमाशी क्या हुई हमारे यहाँ, ये अंग्रेजों के पिट्ठुओं ने क्या किया, पूरी हिस्ट्री डिस्टॉर्ट कर दी। देखिए जो शुरू के मुस्लिम इन्वेडर्स थे, ये सही बात है, उन्होंने बहुत सारे हिंदू मंदिर तोड़े, तो वो उसका जिक्र तो आता है आपकी हिस्ट्री बुक्स में कि महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर तोड़ा, सही बात है। मगर जो इनिशियल मुस्लिम इन्वेडर्स के जो डिसेंडेंट्स थे, जिन्होंने प्रमोट किया सेक्युलरिज्म, और उनका जो शासन था, दैट देयर रूल लास्टेड फॉर 10 or 20 टाइम्स लॉन्गर देन द इनिशियल इन्वेडर्स, वो सब आपकी हिस्ट्री बुक से दबा दिया गया। ये नहीं मिलेगा कि आपके हिस्ट्री बुक में टीपू सुल्तान 156 हिंदू मंदिरों को एनुअल ग्रांट भेजता था, अकबर बादशाह हिंदू मंदिरों को ग्रांट भेजता था। प्रोफेसर B.N. पांडे जो प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, ये भी आपको मिल जाएगा हिस्ट्री इन द सर्विस ऑफ इंपीरियलिज्म में, गूगल में देख लीजिएगा। उनके पास 1928 में कई लड़के आए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, और उनको एक किताब दिखाई रिटन बाय प्रोफेसर हरप्रसाद शास्त्री, प्रोफेसर ऑफ संस्कृत इन कलकत्ता यूनिवर्सिटी। और उस किताब में लिखा था कि टीपू सुल्तान ने 3000 ब्राह्मणों से कहा तुम हिंदू बन जाओ वरना तुमको मार डालेंगे, और वो 3000 ब्राह्मणों ने खुदकुशी कर दी, दे कमिटेड सुसाइड। ये पढ़ने के बाद प्रोफेसर B.N. पांडे ने खत लिखा टू प्रोफेसर हरप्रसाद शास्त्री को, जिन्होंने वो किताब लिखी थी, कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर इंफॉर्मेशन। ये जो आपने मेंशन किया है कि टीपू सुल्तान टोल्ड 3000 ब्राह्मण्स टू बिकम मुस्लिम्स और ही विल किल देम, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। पहले तो जवाब नहीं दिया, बाद जवाब भेजा प्रोफेसर हरप्रसाद शास्त्री ने कि माई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज द मैसूर गेजेटियर। तब प्रोफेसर B.N. पांडे रोट अ लेटर टू प्रोफेसर श्रीकांतैया, who was then professor of history in Mysore University, कि is it correct that there is such a mention in the Mysore Gazetteer? Professor Shrikantaiah wrote to Professor B.N. Pandey कि there is no such mention, this is totally false. I am myself an expert on Mysore Gazetteer, बिल्कुल झूठ, ऐसा कोई जिक्र नहीं है मैसूर गेजेटियर। अब देखिए कैसे बदमाशी हुई है इस मुल्क में।
इन्हें हिंदू मुसलमानों को लड़वाने के लिए क्या क्या हुआ। देखिए, यू मस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, अप टू 1857 देयर वाज नो कम्युनल प्रॉब्लम इन इंडिया। हाँ, हिंदू जाते थे मंदिर, मुस्लिम जाते थे मस्जिद, मगर दुश्मनी नहीं थी, बल्कि भाईचारा था, एक दूसरे की मदद करते थे, एक दूसरे के त्योहारों में शिरकत करते थे। गालिब के आप सब पढ़िए, जो उनके हिंदू फ्रेंड्स हैं, हरगोपाल तोफ्ता और शिव नारायण आराम, कितने मोहब्बत के खत हैं। 1857 में जो म्यूटिनी हुई, उसमें हिंदू एंड मुस्लिम जॉइंटली फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश। आफ्टर सप्रेसिंग दैट म्यूटिनी को कुचल देने के बाद, तब अंग्रेजों ने तय किया कि हिंदुस्तान पे हुकूमत करना है तो एक ही तरीका है, डिवाइड एंड रूल। और लंदन से खत आते थे फ्रॉम द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू इंडिया इन लंदन टू द वाइसरॉय इन इंडिया। उन सब का रेफरेंस आपको मिल जाएगा इस स्पीच में, हिस्ट्री इन द सर्विस ऑफ इंपीरियलिज्म, कि लड़वाओ हिंदू मुसलमानों को। उसके बाद क्या होता था, ब्रिटिश कलेक्टर रात को चुपके से पंडित जी को बुलाता था, पैसा देता था, कहता था कल से हिंदुओं के खिलाफ बोलो, सॉरी मुस्लिम के खिलाफ बोलो। और इसी तरह से रात को मौलवी साहब को बुलाता था, पैसा देता था और कहता था कल से हिंदुओं के खिलाफ बोलो। एजेंट प्रोवोकेटर्स हायर हुए। एजेंट प्रोवोकेटर आप लोग समझते हैं, किराए का टट्टू, कि कोई मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही है तो खूब जोर से उसके बाहर गाना बजाना शुरू कर दो ताकि डिस्टर्ब हो, और मुस्लिम समझे हिंदू लोग कर रहे हैं। या कोई गाय को काटो और रातों रात किसी मंदिर में फेंक दो और दीवार पे लिख दो अल्लाह अकबर, ताकि हिंदू समझे मुसलमान। ये बदमाशी, ये जहर बोया गया ईयर आफ्टर ईयर, डेकेड आफ्टर डेकेड, फ्रॉम 1857। शुरुआत 1857 से होती है। 1909 में मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स आए कि सेपरेट इलेक्टेड्स। आप लोग हिस्ट्री के स्टूडेंट्स कुछ तो होंगे, कि हिंदू हिंदुओं को वोट कर सकता, मुस्लिम मुस्लिम को वोट कर सकता। ये प्रचार हुआ कि हिंदी भाषा हिंदुओं की, उर्दू भाषा मुसलमानों की, अगेन पार्ट ऑफ डिवाइड एंड रूल थ्योरी, जबकि उर्दू वाज द कॉमन लैंग्वेज ऑफ ऑल द एजुकेटेड पीपल इन इंडिया अप टू 1947। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्रिएट हुआ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी क्रिएट हुआ। अरे हाउ कैन अ यूनिवर्सिटी भी हिंदू और मुस्लिम? इट इज समथिंग यूनिवर्सल। मगर अगर लड़वाना है तो करना होगा ही। ये सब जहर बोते गए, और जिनका हाथ था इसमें उनका तो मैंने ब्लॉग लिखे हुए हैं, मुझे तो कंडेम कर दिया गया है। पार्टीशन हुआ और एक फर्जी फेक आर्टिफिशियल कंट्री कॉल्ड पाकिस्तान वाज क्रिएटेड इन 1946। देखिए, पाकिस्तान कोई मुल्क नहीं है, इट इज अ फेक आर्टिफिशियल कंट्री। पाकिस्तान क्या है? वहां पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान, इट वाज ऑल पार्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम मुगल टाइम्स। इन रिलीजन के बेसिस से कैन यू क्रिएट अ कंट्री? इट इज नॉनसेंस। तो इंग्लैंड का भी पार्टीशन करिए। इंग्लैंड में रोमन कैथलिक्स रहते हैं, तो वन पार्ट ऑफ इंग्लैंड शुड बी पार्टीशन्ड एंड गिवन टू रोमन कैथलिक्स, वन पार्ट ऑफ इंग्लैंड शुड बी गिवन टू हिंदूज, वन पार्ट टू मुस्लिम्स, वन पार्ट टू जूज, वन पार्ट प्रोटेस्टेंट्स। कई किस्म के हैं। जैसे स्कॉटलैंड में जो प्रोटेस्टेंट्स हैं उनको कहते हैं प्रेस्बाइटेरियंस, दे आर एक्चुअली कैल्विनिस्ट। उनको अलग दीजिए। तो इंग्लैंड के भी 10 टुकड़े करने पड़ेंगे। हाउ कोई कंट्री नहीं चल सकता इस तरीके से। ये सब बदमाशी थी ताकि हिंदू मुसलमानों को लड़वाना है, ताकि ये सब कॉन्टिनेंट कमजोर रहे। इंडिया शुड नॉट बिकम पावरफुल इंडस्ट्रियल जायंट लाइक चाइना। चाइना सरदर्द हो गया वेस्टर्न कंट्रीज के लिए। इंडिया शुड नॉट बिकम अनदर चाइना, एंड इंडिया शुड कीप परचेसिंग आर्म्स फ्रॉम द वेस्टर्न इंडस्ट्रीज। ये पूरा पर्पस ऑफ क्रिएटिंग पाकिस्तान। एंड मैंने तो कई बार कहा है कि पाकिस्तान एंड इंडिया आर बाउंड टू रीयूनाइट। हम लोग एक मुल्क हैं भाई। पाकिस्तानी मेरे कई दोस्त हैं, आते हैं, वी लुक लाइक ईच अदर, शक्ल में एक दूसरे जैसे हैं, हिंदुस्तानी में बात करते हैं, हमारा कल्चर एक है, वही फूड हैबिट्स हैं। तो ये तो
पाकिस्तान फिर से यूनाइट होगा, इट इज बाउंड टू, जस्ट एज वेस्ट एंड ईस्ट जर्मनी वर यूनाइटेड, इट इज पार्ट ऑफ इंडिया। और ये सब जानबूझ के किया जा रहा है कि हमारा दुश्मन पाकिस्तान, अरे दुश्मन क्या, वो तो इट इज दे आर पार्ट ऑफ यू, और इट इज बाउंड ऑफ, मगर इसमें टाइम लगेगा, एक दो साल में नहीं होगा। जिन्होंने डिवाइड किया हमको, आसानी से हमें यूनाइट नहीं होने देंगे, ये समझ लीजिएगा। आ गया है, आ गया है, आ गया है। मुस्लिम्स के खिलाफ आज भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन है हिंदुस्तान में। मुस्लिम्स को नौकरियां मिलने में दिक्कत होती है, किराए के घर मिलने में दिक्कत होती है। देन मेरी एक इंटरव्यू थी विद करण थापर, डेविल्स एडवोकेट में, यूट्यूब में देख लीजिएगा, 2011 में। मैंने कहा कि देखिए, कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है, 1 घंटे के अंदर कई टीवी चैनल में स्क्रॉल आने लगता है कि ईमेल आया है या एसएमएस आया है दैट इंडियन मुजाहिदीन हैव क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जैश ए मोहम्मद हैव क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हरकतुल जिहाद हैव क्लेम्ड, यानी सब मुस्लिम नेम। देखिए, ईमेल और एसएमएस तो एनी मिस्चीवस पर्सन कैन सेंड, कोई भी शरारती आदमी भेज सकता है, बिना इसका कोई तहकीकात किए, बिना इन्वेस्टिगेट किए आप इमीडिएटली, ताकि क्योंकि आपको तो टीआरपी रेटिंग चाहिए, ब्रेकिंग न्यूज चाहिए, आप ये सब देते हैं। अब इससे मगर मैसेज क्या जाती है? मैसेज जाती है कि सारे मुसलमान टेररिस्ट हैं, उनके पास और कोई काम नहीं है बम फेंकने के अलावा। जबकि मैंने कहा ना कि 99% पीपल ऑफ ऑल कम्युनिटीज आर गुड, वेदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, मगर इससे पूरी कम्युनिटी को आप डिमोनाइज कर, यू आर डिमोनाइजिंग द होल कम्युनिटी। और क्या होता है, कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ या टेररिस्ट एक्ट हुआ, देखिए रियल कल्प्रेट को तो आपकी पुलिस पकड़ नहीं पाएगी, क्योंकि पकड़ना आता ही नहीं है। देखिए, इसको समझिए, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इज अ साइंस। कोई क्राइम इन्वेस्टिगेट करना, जैसे आपने अगर शेरलॉक होम्स की स्टोरीज पढ़ी हो, कैसे शेरलॉक होम्स जाके इन्वेस्टिगेट करता है, या डिस्कवरी चैनल पे देखिए अमेरिकन पुलिस जाती है ऑन द स्पॉट ऑफ द क्राइम, वो इन्वेस्टिगेट करती है, फिंगरप्रिंट्स लेती है, उसको एक नेशनल नेटवर्क में फीड इन कर दिया ताकि ट्रेस हो जाए आदमी, ब्लड स्टेन, फाइबर्स, एशेस, ये सब मटेरियल कलेक्ट करके लेबोरेटरी में ले जाते हैं, वहाँ पे साइंटिफिकली टेस्ट होता है, डीएनए टेस्टिंग एंड सो ऑन, तब जाके रियल क्रिमिनल इज ट्रेस्ड आउट। हमारे दरोगा जी, उनको न ट्रेनिंग है इन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, न उनके पास इक्विपमेंट इन साइंटिफिक इक्विपमेंट, मगर प्रेशर है कि क्राइम सॉल्व करो, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, टेररिस्ट एक्ट हुआ, सॉल्व द क्राइम। अब क्राइम करना, सॉल्व करना तो आता ही नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग ही नहीं है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में। तो क्या करो, आधे दर्जन मुसलमानों को पकड़ लो कि मुसलमान मतलब टेररिस्ट, यही बम फेंकते हैं। कोई मुस्लिम लड़के ने मानिए किसी मीटिंग में गर्मा गर्म भाषण दे दिया कि बड़ा जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे, वो सीआईडी वाला प्लेन क्लोज ने डायरी में नाम नोट कर दिया, और जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ ये किसी ने किया होगा। अच्छा, जो रियल टेररिस्ट है वो तो लंदन और पेरिस और न्यूयॉर्क में बड़ी ऐश कर रहा होगा, बढ़िया डिनर खा रहा होगा, वो तो भाग गया हिंदुस्तान से, बिकॉज यू आर इनकेपेबल, यू डोंट नो हाउ टू साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट अ क्राइम, बिकॉज आपको ट्रेनिंग नहीं है, मगर आपको दिखाना है आपने सॉल्व कर दिया। इतने केसेस हुए हैं जहां कई मुस्लिम्स को चार्जशीट कर दिया गया और फिर एविडेंस फैब्रिकेट किया गया। एक लड़का आमिर था, 17 साल की उम्र में अरेस्ट हुआ, 14 साल जेल रहा, फिर 14 साल के बाद कोर्ट ने पाया कि बेगुनाह है। अब 14 साल उसकी जिंदगी कौन लौटाएगा? ऐसे बहुत सारे केस हैं। मैंने तो पोस्ट डाला कि ये याकूब मेमन को जो फैसला हुआ, जिसको फांसी दे दी गई, इट वॉज अ रॉन्ग जजमेंट। देखिए क्यों, आई गिव यू माय रीजन, आप कंसिडर करिए।
देखिए दो पीसेज ऑफ एविडेंस हैं उसमें। एक तो ये रिट्रैक्टेड कन्फेशन ऑफ को अक्यूज, ये सारे जो बॉम्ब ब्लास्ट टेररिस्ट एक्टिविटीज केसेस हैं उसमें मेन एविडेंस होता है कि कन्फेस कर दिया। तो देखिए कश्मीर यू नो कैसे कन्फेशन हमारी पुलिस ऑब्टेन करती है। डंडे मार मार को इतना मारो कि एक हद के बाद और दर्द बर्दाश्त नहीं हो सकता है। अंडर टॉर्चर अ पर्सन विल कन्फेस टू एवरीथिंग। जोन ऑफ आर्क confess to be a witch under torture. You will confess to everything. मारते जाओ डंडे तो एक वक्त आएगा जब वो कह रहे हैं भाई और मत मारो, जो चाहो कबूल लें। And here it was a retracted confession. बाद में वो गवाह ने कहा कि हमको पुलिस प्रेशर में मैंने ये कह दिया। एक तो ये भी, और दूसरे so called recoveries जो everybody knows who have a knowledge of realities they are often planted by the police. यही दो pieces of evidence और उस पर आपने टांग दिया उसको। वो तो he had come voluntarily to collaborate with the police. वैसे I believe अफजल गुरु का भी जजमेंट गलत है। कहने का मतलब देखिए, I am not saying anything, I am just saying कि ये मुस्लिम कम्युनिटी में लार्ज सेक्शन में बड़ा ग्रीवेंस है कि we are not being treated fairly and this is not good for the unity of the country. Everybody must be given respect and must be treated fairly. क्रिश्चियनिटी पे भी अटैक्स हुए हैं, वैंडलाइजेशन ऑफ चर्चेस दिल्ली वगैरह में हुए हैं। देखिए इंडिया What is, जब हम बात करते हैं आइडिया ऑफ इंडिया, यू मस्ट नो दिस इज अ वेरी बैकवर्ड कंट्री। इतना पिछड़ापन है। तभी लोग मुझको कभी कभी कहते हैं आपने कह दिया 90% लोग मूर्ख हैं इस देश में। मैंने कहा और क्या कहें, तुम वोट देने जाते हो, तुम देखते हो मेरिट ऑफ द कैंडिडेट की जात बिरादरी पे भेड़ बकरी जैसे वोट दे देते हो। इन मोस्ट एरियाज लाइक शीप एंड कैटल यू कास्ट वोट्स। और तो और क्या कहें तुम, आप नहीं देखते हैं जो कैंडिडेट है वेदर ही इज अ गुड मैन, बैड मैन, एजुकेटेड, इलिटरेट, नथिंग, लाइक शीप एंड कैटल। Dalits को you look down on them, is it not correct? A large section of your own people, कोई शादी कर ले, मानिए जाट लड़की दलित लड़के दोनों को ऑनर किलिंग, they both immediately killed. मैं चीफ जस्टिस मद्रास हाई कोर्ट था, तो एक शेड्यूल कास्ट जज थे मद्रास हाई कोर्ट के, उनकी वाइफ अपर कास्ट थी, they had a love marriage 25-30 years ago. वो दोनों आए जस्ट कर्टसी कॉल मी एंड माय वाइफ। तो उनकी वाइफ ने मेरी वाइफ को बताया कि जब हमारी शादी हुई थी 25 साल पहले, तो मेरे रिश्तेदारों ने मेरा क्रियाकर्म कर दिया कि मर गई हमारी, और तब से कोई रिश्ता नहीं रखा। यहाँ दिल्ली में एक ओबीसी प्रोफेसर, लेडी प्रोफेसर है, हम नाम नहीं लेंगे, ओबीसी के, मुझसे कहने लगी कि हमारे तो फैमिली में बड़े लिबरल हैं, कई इंटरकास्ट मैरिजेज। हमने कहा मैडम एक चीज बताइए, आपकी लड़की अगर कोई दलित से, शेड्यूल कास्ट से शादी करना चाहे, आप परमिशन देंगे? बोले ये मैं नहीं परमिट कर सकती। मैंने कहा तब यू लुक डाउन ऑन योर ओन सेक्शन ऑफ योर ओन पीपल। तो क्या मतलब इसका मतलब कितना बैकवर्डनेस है इस कंट्री में। It's a very, very backward country, full of casteism, communalism, superstition, बाबास। आजकल गाड़ियाँ माँ घूम रही हैं, और वो एक बाबा है जो उनके पास बड़ी भीड़ आती है, वो सुना है टिकट 2000 रुपये टिकट कर लेते हैं हॉल में जाकर। कोई कहता है साहब हमारे बीबी से झगड़ा हो गया, तो कहते हैं समोसा खाओ। सुपरस्टिशन यानी एस्ट्रोलॉजी, देखिए एस्ट्रोलॉजी प्योर नॉनसेंस, प्योर सुपरस्टिशन। देखिए सोचिए, क्या चांद सितारों के हिलने से तय होगा कि आप आगे चल के डॉक्टर बनेंगे कि इंजीनियर बनेंगे, 50 साल की उम्र में मर जाएंगे? कैसे
देयर इज नो कनेक्शन, मगर 90% लोग बिलीव करते हैं। एंड आई एम श्योर मेनी ऑफ यू पीपल ऑल्सो इन JNU वुड बी बिलीविंग इन एस्ट्रोलॉजी। हाँ हाँ हाँ, हमको मत वो करिए, हम सब आपको मैं जानता हूँ कि कितना आप लोगों के दिमाग में है। अच्छा, ये आज कल हिंदुस्तान में मैसिव पॉवर्टी, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, यानी मैंने कल पढ़ा कि 30 चपरासी की नौकरियां थी, 30 चपरासी की नौकरियां थी छत्तीसगढ़ में। 75,000 एप्लीकेशन आए, उसमें से कई इंजीनियर्स, MA, MSc, 75,000 application, many of them engineers, MA, MSc for 30 posts of चपरासी। मेरा फेसबुक पोस्ट पढ़ लीजिएगा। देखिए, 10 million youth are coming into the job market in India every year, 10 million crore, but only 500,000 jobs are being created in the organized sector of your economy। तो बाकी 9.5 million कहाँ जाते हैं? They become stingers, bouncers, beggars, criminals, prostitute, prostitution massive है हिंदुस्तान में। और कोई लड़की प्रोस्टिट्यूट मजा लेने के लिए नहीं करती, मगर गरीबी की वजह से, पेट भरने के लिए। सुसाइड्स, फार्मर सुसाइड्स कितने हो रहे हैं? मेल नरिशमेंट का ये हद है कि हर दूसरा बच्चा मेल नरिश्ड है, खाने को ठीक से नहीं मिलता। मेल नरिश्ड चाइल्ड की मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ विल बी स्टंटेड ऑल हिज लाइफ। यूनिसेफ रिपोर्ट है कि 1 out of 3 every malnourished child in the world is an Indian child। मैसिव प्रॉब्लम्स हैं। प्राइस राइज, प्याज का दाम क्या हो गया है, दाल का दाम क्या हो गया, किसी को चिंता है? ये कहते हैं कि GDP ग्रोथ हो रही। देखिए, एक चीज याद रखिए, द क्वेश्चन इज नॉट merely whether there is GDP growth or not. The question is who is getting the fruits of that growth? Are they just a handful of big businessmen or are they the common people? तो सिर्फ इस पे इतना मत आंकड़े देखा करिए कि GDP ग्रोथ हो रहा, ये आपको बहकाने की बातें हैं। सवाल है उस ग्रोथ का फायदा किसको मिल रहा है? ये गवर्नमेंट बिलीव करती है ब्रॉडली इन द ट्रिकल डाउन थ्योरी। द प्रेजेंट गवर्नमेंट इट सीम्स बिलीव, जो इकोनॉमिक में थ्योरी है कि बिग बिजनेसमैन को खूब फायदा करो तो दैट विल ट्रिकल डाउन नीचे लेवल तक, क्योंकि बिग बिजनेसमैन को आप बेनिफिट दीजिए, टैक्स कंसेशन दीजिए, तो वो उस एडिशनल जो प्रॉफिट्स होंगे उसको इन्वेस्ट करेंगे, बिजनेसेस एस्टेब्लिश करेंगे, तो नौकरियां क्रिएट करेंगी, तो गरीब आदमी को भी उससे फायदा होगा। इस थ्योरी में देखिए डिफेक्ट क्या है कि बिग बिजनेसमैन एक्स्ट्रा अमाउंट कमाएगा तो इन्वेस्ट तो तभी करेगा इफ ही इज अ रीजनेबल चांसेस ऑफ गेटिंग प्रॉफिट्स, क्योंकि बिजनेसमैन कोई चैरिटी करने तो आया नहीं है। यहाँ हिंदुस्तान में कोई नहीं इन्वेस्ट कर रहा है, कोई फैक्ट्री खुल रही है, क्यों इन्वेस्ट करे? ना बिजली है, ना पानी है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, करप्शन का क्या आलम है, रेड टेप कितना, इतना, नोबडी इज इन्वेस्टिंग इन इट। तो जो अगर मानिए आपने बिग बिजनेसमैन को एक्स्ट्रा पैसा दे दिया, वो एक्स्ट्रा पैसा वो ही विल नॉट इन्वेस्ट इन इंडिया, ही विल टेक इट टू सम फॉरेन बैंक, सम सीक्रेट, he will park his money there in some secret haven in Mauritius, Cayman Islands, Singapore, Hong Kong, etc. वो यहाँ थोड़ी इन्वेस्ट करेगा। तो ये बिल्कुल ये जो ट्रिकल डाउन थ्योरी में ये बेसिक फ्लॉ है कि जो भी एक्स्ट्रा कमाएगा वो यहीं इन्वेस्ट कर देगा। अच्छा, और बहुत सारी चीजें कहने की, मगर टाइम हमको पता है कम है, तो नाउ आई विल कम टू द फ्यूचर ऑफ इंडिया। अरे सुनो, तुम लोग कोई बताने वाला तो तुम लोगों को है नहीं, सुनो सुनो देखो, अरे भाई सुनो। सी, इंडिया इज पासिंग थ्रू अ ट्रांजिशनल पीरियड इन इट्स हिस्ट्री, परिवर्तनशील
युग है. Transition from what to what? From feudal agricultural society to a modern industrial society. We are at presently neither feudal nor modern, somewhere in between. ये जो ट्रांजिशन पीरियड होता है हिस्ट्री में, इट इज ऑलवेज अ वेरी पेनफुल एंड एगोनाइजिंग पीरियड इन हिस्ट्री. बड़ा दर्दनाक युग होता है. अगर इफ यू हैव रेड द हिस्ट्री ऑफ यूरोप फ्रॉम से 16 to 19 centuries, when Europe was passing through its transition from a feudal society to a modern industrial society, you will find it was a period full of turmoil, turbulence, wars, revolutions, social chaos, social churning, philosophies of Hobbes, Locke, Rousseau, Adam Smith, Montesquieu, etc., etc. There was the